दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हम क्लास 10th का साइंस में सेकंड चैप्टर कर रहे थे, अम्ल सार एवं लवण। तो उसका एक पार्ट हमने डाल दिया था, दूसरा पार्ट हम करके देखते हैं। पार्ट का नाम था अपना अम्ल सारक एवं लवण। अम्ल सार और लवण क्या होते हैं इसके बारे में अपने पहले वाली क्लास में डिस्कशन कर लिया था। आज हम देखते हैं अम्ल सार के रासायनिक गुणधर्म। क्या देखेंगे? अम्ल सार के रासायनिक गुणधर्म। अपन ने पिछली क्लास में अम्ल सार में अंतर डिफरेंस कर लिया था, सूचक देख लिए थे, जो अम्ल और सार के बारे में बताते थे, जो सूचक थे वो देख लिए थे। आज हम देखेंगे अम्ल व सारक के रासायनिक गुणधर्म। कौन से गुणधर्म भाई? रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के बारे में तो आप जानते हो, जैसा कि अपन ने एक क्लास डाल रखी है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। इसमें पहला पॉइंट ले लेते हैं अपन अम्ल की, या हेडिंग डालते हैं अपन पहली कि अम्ल व सारक की क्रिया धातु के साथ कराने का। ठीक है, इस हेडिंग को ऐसे भी लिख सकते हो कि धातु की अम्ल व सार के साथ क्रिया। अब इसमें भी चले अपन तो एक ले लेते हैं अम्ल। अम्ल की क्रिया धातु के साथ। अम्ल की क्रिया किसके साथ? धातु के साथ। तो क्रिया कराए अम्ल प्लस धातु, क्या बना रही है भाई? लवण प्लस H2 गैस। कौन सी गैस? लवण प्लस H2 गैस। अम्ल में ले लेते हैं HCl, धातु में ले लेते हैं Zn। Na भी ले सकते हो आप यहाँ पे, है ना। Na लोगे तो NaCl बन जाएगा। तो अपने पास क्या बन रहा है? ZnCl2 प्लस H2। तो इसके आगे दो लगा दो, Cl2 दो, Cl हो गए और H कितने? दो। तो ये क्या हो गया अपने पास? एक क्रिया हो गई। सॉरी अम्ल प्लस धातु था, है ना। ये क्या हो गया अपने पास? अम्ल की क्रिया किसके साथ करवाई अपन ने? धातु के साथ। तो अम्ल की क्रिया धातु के साथ करानी थी, तो अम्ल धातु मिलके क्या बना रहा है? लवण प्लस जल। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर Zn जिंक के टुकड़े डालोगे तो ZnCl2 लवण और H2 गैस निकलेगी। जैसा एक फ्रिक्शन देखेंगे अपन हाइड्रोजन गैस का। ये तो हो गया अपने पास किसके साथ? अम्लों के साथ धातु की क्रिया। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं सार के साथ धातु की क्रिया। भाई ये जो अम्ल है इसके साथ सार ले लेते हैं। सार ले लो, सारक ले लो, एक ही बात है ना। इधर मैं लिखता हूं सार, इधर लिखता हूं धातु, वापिस वही लवण प्लस H2 गैस। तो सार में तो NaOH ले लो, प्लस धातु में वापस वही Zn। अभी क्रिया करके क्या बना रहा है ये? Na2 ZnO2 प्लस में H2। इसके आगे मैं दो लगा दूं तो Na कितने हो गए? दो। O कितने हो गए? दो। H कितने हो गए? दो। Zn का Zn। तो ये क्रिया कौन सी हो गई अपनी? धातु को सार के साथ या सार के साथ मिलाने पे भी क्या प्राप्त हो रहा है अपने को? लवण प्लस जल। तो क्वेश्चन बढ़ सकता है कि अगर अम्ल या सार को धातु के साथ, तीसरे पार्ट में लेंगे तो ये बनेगा। दूसरे पार्ट के लिए तो अगर धातु की क्रिया अम्ल व सार के साथ करवाए तो क्या प्राप्त होगा उत्पाद में? तो धातु की क्रिया अम्ल व सार के साथ करवा रहे हैं तो अपने पास लवण प्लस हाइड्रोजन गैस ही बन रही है। जैसा कि अर्धवार्षिक के एग्जाम में, 10वीं का जो अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ था हाफ, उसमें क्वेश्चन था कि HCl के साथ Zn की क्रिया कराने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो वहां था H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, दोनों को एक साथ लिख के देख लेते हैं एक बार।
अभी जो मैंने लिखा उसे मैं वापस लिख दूं, एक बार देखना, दोनों को साथ कंपेरिजन करके लिखना। अम्ल प्लस धातु क्या था, लवण प्लस H2 गैस, ये तो एक हुआ। इधर ले लो सारक प्लस धातु, क्या बन रहा था, लवण प्लस H2 गैस। अम्ल ले लो मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धातु ले लो Zn, अभिक्रिया करके बन रहा है ZnCl2 प्लस में H2, ठीक है, Cl का 2 H का 2, ये हुए अपने पास एक अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया देखिए अपन कि भाई सार के साथ, तो NaOH प्लस में Zn अभिक्रिया करके Na2ZnO2 प्लस में H2 संतुलन करने के लिए मैं 2 लगा दूं, ठीक है। ये दोनों को साथ में उतार लो एक बार, है ना। अम्ल व सार के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा अम्ल व सार की धातु के साथ क्रिया, या फिर इसको बोल सकते हो धातु की अम्ल व सार के साथ क्रिया। ये जो हाइड्रोजन गैस अपने पास बनी, इसका परीक्षण करके देखते हैं एक बार, है ना, ठीक है। इसको साफ करूं, जैसे मान लो ये मेरे पास एक स्टैंड है, क्या स्टैंड है, इस पे एक प्रखनली मैंने इस प्रकार लगा रखी, क्या लगा रखी है, प्रखनली लगा रखी है। इधर एक टब बना रखा है जिसमें साबुन का पानी है, क्या है, साबुन का पानी। इसमें क्या क्या डाला मैंने, Zn प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक, एक नली से मैं इसमें ले आया, है ना। अब पानी के अंदर तो गैस रहेगी नहीं, ये क्या करेगी, बाहर आएगी। इधर एक मोमबत्ती, मोमबत्ती के अलावा आप कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी ले सकते हो जो आग हो उसमें, है ना, मोमबत्ती की जरूरी नहीं। तो ये आवाज आएगी फट वाली या पट वाली, जो आपने देखा होगा पॉप बम होते हैं छोटे छोटे, जो दीवार पे मारने में फट की आवाज करते हैं, ये फट ध्वनि या पॉप की आवाज, पॉप ध्वनि, पॉप की ध्वनि के साथ फटेगी ये जो हाइड्रोजन गैस, है ना। Zn अभी किया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बना रहा था अपने पास, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अगर मोमबत्ती इसके सामने आग लाएंगे तो हाइड्रोजन गैस जलने में सहायक होती है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है, वो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। साबुन के पानी में इसको डालेंगे तो ये हो गया। इसको हेडिंग चित्र को दे सकते हैं अपन ना, हाइड्रोजन गैस परीक्षण, क्या नाम दे दिया भाई, हाइड्रोजन गैस परीक्षण, ठीक है। आगे चले, तो ये तो था इसका एक मिनट, ये देखा अपन ने। अब देखते हैं अपन अम्ल व सार की क्रिया, धातु कार्बोनेट व धातु बाई कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट। पहले ले लेते हैं अपन अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ, अम्ल की क्रिया अगर धातु कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है अपने पास उत्पाद में। पहले ले लेते हैं अम्ल प्लस में धातु कार्बोनेट, अभिक्रिया करके बना रहा है ये लवण प्लस CO2 प्लस में जल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है लवण के साथ। अम्ल में ले लेते हैं HCl प्लस धातु कार्बोनेट, धातु का Na2CO3, ये क्या है, धातु कार्बोनेट, लवण बनेगा NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O, संतुलित करने के लिए H2 है तो अपन H2 लगाते,
Cl कितने, 2, तो अपन यहाँ पे भी 2 लगाते हैं। Cl भी 2, Na 2 और C कितना 1 है, C 1 है, O 3 है तो O 2 और 1 3 हो गया। धातु अम्ल की क्रिया किसके साथ करवा दी अपन ने, धातु कार्बोनेट के साथ। अगर अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन रहा है, ठीक है। यही क्रिया अपन अगर अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ साथ धातु बाइकार्बोनेट भी लिखा अपन ने यहाँ तक का, ठीक है। इसके बाद का मैं करता हूँ धातु बाइकार्बोनेट। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो धातु बाइकार्बोनेट है ना, इसे अपन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अम्ल का वापस अम्ल धातु बाई कार्बोनेट क्या बना रहा है, लवण प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। अम्ल का अपन ने अम्ल लिखा था HCl, वापस लिखते हैं HCl। धातु कार्बोनेट में लिखा था अपन ने Na2CO3। क्या बनाया था अपन ने, NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O, ठीक है। तो अपन ने पिछले में बनाया था Na2CO3, लेकिन अपने पास बाई लग गया तो इस 2 को हटा देना। अपने को क्या करना है, इस 2 को हटा के यहाँ पे H लिख देना है। धातु Na हो गया, हाइड्रोजन का H हो गया और कार्बोनेट का CO3 हो गया, यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया HCl। H कितने हो गए, 1 और 2, Cl 1 है, Cl 1 है, Na 1 है, Na 1 है, H कितने 2 हो गए, C कितना 1 है, O कितने 3 हो गए। तो ये कौन सी हो गई अपने पास, अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ। अब अपन देख लेते हैं धातु बाइकार्बोनेट के साथ, देख ली। इसके बाद देखते हैं सार की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ। अम्ल के दोनों के साथ देख लिया अपन ने, यहाँ लिखा था अम्ल की सार, अम्ल और सार की क्रिया धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ। तो अभी अपन ने ओनली फॉर अम्ल के लिए अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ भी करवा दी, धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवा दी। अब लेते हैं अपन इसकी सार की। चीज याद रखनी है, शुरू होने से पहले खत्म कर देते हैं ना, नोट सार या सारक लिख दो। सारक धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्या नहीं करता भाई, अभिक्रिया नहीं करता। ये नोट लगा के आपको पढ़ना है। सारक धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्या नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, है ना। हो गई। अब आपको 1-2 नोट लिखवा दूं मैं, इसको भी हटा दो, ठीक है। नोट करके लिखना आपको, नोट क्या लिखोगे, अम्ल व सारक की जल में घुलने की प्रक्रिया लिख लो, प्रतिक्रिया को प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मा सेपी होती है। क्या होती है, अत्यंत ऊष्मा सेपी होती है। यानी अम्ल और सारक को जल में घोलोगे ना तो क्या देगी, उत्पाद के साथ साथ क्या बनाएगा भाई, ऊष्मा का निर्माण करेगा। दूसरा नोट करके लिखना है, अम्ल सारक व लवण के जलीय
विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। चालन करते हैं क्यों? क्योंकि इसके विलयन में क्या पाए जाएंगे? मुक्त आयन। लिख लो चलो, क्योंकि इसके विलयन में मुक्त आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जा रहे हैं? मुक्त आयन पाए जा रहे हैं। देख लो इसको, अम्ल व क्षारक के साथ जल में घुलेगी तो अत्यंत उष्मा से भी होगा। अम्ल व क्षारक लवण के साथ अम्ल क्षारक व लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी, या विद्युत क्या करेगा? चालन का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? मुक्त आयन होते हैं। अब एक चीज और देखते हैं अपन कि जो अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था अभी, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, किस पे करोगे? चूने का पानी के साथ। किसको? चूने का पानी होता है CaOH का, CaOH का उल्टा प्लस में CO2 क्या बना रहा है? CaCO3 प्लस में H2O। देखो देखो कंप्लीट है क्या? Ca का Ca और C कितना है यहाँ पे? एक ये, O कितने? 3, 2 O ये रहे, 2 O ये रहे, यानी 4 और एक ये रहा। H कितने? 2। कंप्लीट है। ये क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट। ये अविलय होता है। क्या होता है? अविलय। इसी के कारण क्या हो जाएगा? जलीय विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। कौन सा हो जाता है? दूधिया। दूधिया का मतलब दूध के समान सफेद हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा हुआ अपने पास? कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने में। अब एक चीज देखते हैं अपन, अम्ल। पहले देखते हैं अम्ल। इधर ले लो सारक, सारी ले लो। ठीक है, ये कितने प्रकार के होंगे? 2। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। अभी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जस्ट बताता हूं आपको ना, ये पहले ये समझ लो। प्रबल सार और दुर्बल सार। ठीक है, अब अगर मैं कर दूं अम्ल की कौन कौन से हो गए? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। सार कौन कौन से? प्रबल सार और दुर्बल सार। एक बार बता देता हूं कि अम्ल क्या देते हैं? जल में H+, सार क्या देते हैं? OH-। तो अगर पूरा जलीय विलयन में पूरा H+ दे रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रबल। अगर कम दे रहा है यानी पूरा नहीं दे रहा तो दुर्बल हो जाएगा। OH पूरा दे रहा है तो क्या हो जाएगा? सार, प्रबल सार। और कम दे रहा है तो ये हो जाएगा। अभी इसके नोट डाउन करवाऊंगा आपको, पहले ये समझ लो। अगर प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल सार के साथ करवाते हैं तो क्या हो जाएगा? उदासीन लवण। भाई अम्ल के साथ नोट करके देख लो, अम्ल प्लस सार को मिलाते हैं तो क्या बनता है? लवण प्लस जल यानी H2O। HCl प्लस NaOH को मिलाया तो NaCl प्लस में H2O। Na1 OH, O1 H कितने हो गए? 2। ये देखो NaCl OH H2। तो मैंने कहा कि लवण तो बन रहा है, सार और इसको मिला रहा हूं, किसको? अम्ल को। तो सार और अम्ल को मिला रहा हूं। ये बात अलग है कि प्रबल दुर्बल मिला रहा हूं। अगर प्रबल और प्रबल मिल रहे हैं, एक चीज समझो कि 2 राजा है, दोनों बराबर के योद्धा है। क्या? दोनों बराबर के योद्धा है, दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। तो क्या ये हार मानेगा उससे या वो हार मानेगा इससे? तो दोनों की ताकत क्या हो गई? बराबर। और दोनों के गुणधर्म क्या हो गए? इसमें आ गए, यानी दोनों ही नहीं रहे, उदासीन और लवण। उदासीन लवण बन गया। जिसे अभी नेक्स्ट कराऊंगा तब समझेंगे आप।
इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अर्धवार्षिक परीक्षा 10th में आया था अभी, है ना। ये हो गया उदासीन। अब अगर मैं कह दूं इसकी और इसकी क्रिया करवा दो, अब इधर तो दुर्बल है, इधर प्रबल, पहले तो दोनों प्रबल प्रबल थे, एक साइड दुर्बल और एक साइड प्रबल, तो जीत किसकी होगी? प्रबल वालों की। तो अपन क्या लिखेंगे? लवण तो बन रहा है पर अम्लीय लवण बन रहा है, अम्लीय लवण, यानी अधिकतर मात्रा किसकी हो जाएगी? अम्ल की। क्षार की भी होगी, लेकिन वो दुर्बल है, तो दुर्बल और ताकतवर को लड़ाए, यानी कमजोर और ताकतवर को लड़ाए, तो जीत किसकी होगी? उसकी तो होगी। अब अगर मैं कह दूं इसको और इसको मिला दिया तो क्या बन रहा है? इसको इसको नहीं, पहले इसको मिलाते हैं, चलो इसको मिला दो रे, प्रबल और दुर्बल को मिला है, तो अपने पास क्या बन जाएगा? क्षारीय लवण, क्योंकि इधर ताकतवर ये हो गया, ये कमजोर हो गया। अगर इसको और इसको मिला दो तो वापस वही उदासीन, दोनों कमजोर है, उदासीन लवण। सॉरी, क्या बन रहा है? उदासीन लवण। अम्ल के साथ क्षार को मिलाया तो लवण, दुर्बल हो या प्रबल हो, लवण तो सब में बनेगा, है ना। लेकिन अगर प्रबल है तो प्रबल वाली प्रकृति, दुर्बल है तो दुर्बल वाली प्रकृति। ये हो गया। अब अपन देखते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होते क्या, इसको नोट डाउन कर लो, है ना। अम्ल कितने? 2। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, कौन सा? दुर्बल अम्ल। ये क्या देते हैं? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अगर मैं लिखूं प्रबल अम्ल की परिभाषा, तो जलीय विलयन में पूरे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरे H का त्याग, यानी पूरा H क्या कर देगा? त्याग कर देगा, तो क्या कहलाएगा? प्रबल। पूरे H+ का त्याग नहीं करता, क्या कहलाएगा? दुर्बल अम्ल। अम्ल के लिए मैं कहूं क्षार भी तो आएगा भाई, क्षार, ये भी तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, प्रबल में ये क्या देगा? हमेशा जलीय विलयन में OH- तो पूरे OH- का त्याग, ये क्या करेगा? पूरे OH- का त्याग नहीं करेगा, उस पर झुकेगा नहीं, ये कहना है ना। नहीं, पूरे H+ का त्याग नहीं करेगा। इधर अब देख लो, प्रबल क्या है? पूरे H+ का त्याग कर दिया। दुर्बल क्या है? पूरे का नहीं, आधों का किया। प्रबल क्षार क्या है? पूरे OH का त्याग कर दिया। दुर्बल में क्या है? पूरे OH का त्याग नहीं किया। जो पिछले पिछले पेज पे मैंने पढ़ाया था, वही चीज यहाँ पे लिखी थी। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, इन्हीं को मैंने वहां मिलाया था, तो ये हो गया था। हो गया ये नोट डाउन। अब देखते हैं अपन, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, वो मैं बता दूं आपको, बता दी मैंने वैसे तो अभी। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि अम्ल और क्षार दोनों परस्पर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अम्ल व क्षार दोनों परस्पर मिलेंगे। अम्ल और क्षार परस्पर मिलकर क्या बनाएंगे? लवण। या अपन कह सकते हैं दोनों ने एक दूसरे के अस्तित्व को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, या दोनों के प्रभाव को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखो, अम्ल व क्षार मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तथा लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करके क्या बनेगा? लवण प्लस जल
अम्ल में मैंने ले लिया HCl, सार में मैंने ले लिया NaOH। अभी क्रिया करके क्या बना लवण में NaCl प्लस में H2O। क्या सही है क्या? H एक है H2 है, यानी एक HCl है एक HCl है, ठीक है। Na एक है Na एक है, Cl एक है Cl एक है, और O एक है O एक है। ये क्या हो गया अपने पास? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे अम्ल में आप दूसरे पार्ट में पढ़ोगे, तीसरे पार्ट में जब पढ़ेंगे अपन धातु अधातु में, तब एक चीज पढ़ेंगे अपन के धातु के ऑक्साइड सारी प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तब अपन वापस यही लवण प्लस जल का निर्माण करेंगे, वो करेंगे तीसरे पार्ट में, ठीक है। ये हुआ। अब अपन देखते हैं इनकी प्रबलता और दुर्बलता। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल तो देख लिया अपन ने। अब वो डिसाइड कैसे होता है कि H प्लस पे बता दिया मैंने, H प्लस का जिसमें ज्यादा H होगा या जो ज्यादा H त्यागेगा। अब अपन देखते हैं एक बार pH स्केल, pH स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन। P का मतलब होता है जर्मन भाषा में फूफांस, जो एक शक्ति का रूप है, फूफांस है ना। पावर ऑफ हाइड्रोजन आपको याद रखना। इसका निर्माण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? थेलोफाइटा के पादप होते हैं, थेलोफाइटा समूह के पादप, उसमें लिचिन पादप है, उससे क्या किया था, बनाया था लिटमस पत्थर। वैसे ही पीएच स्केल का क्या किया था, उसने निर्माण किसने किया था? सोरेनसन ने। एक पीएच पेपर भी होता है, जिससे पीएच स्केल होती है एक अपने नॉर्मल स्केल की जैसे। जैसे मान लो इतना सा एक पीएच पेपर होता है, कभी लाके दिखाएंगे आपको, तो उसमें ना विभिन्न कलर बने होते हैं। जैसे ये है पीएच स्केल, इसमें यूं क्या है, बहुत सारे वो बने हुए हैं खंड। इसको अपन ने किसी विलियन में डाला या किसी भी पदार्थ में डाला, मान लो ये यहाँ तक डार्क हो गया, ठीक है, क्या हो गया, डार्क हो गया। तो अब क्या अपने को पता है कि यहां तक इसका प्रभाव है, तो यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया 7 या 7.1 लिख दिया, यहाँ से 0 यहाँ 14, तो मेरे को पता है कि 7.1 होती है, ये सारी प्रकृति का हो गया। कौन सी प्रकृति? सारी प्रकृति। अब दुर्बल सारी प्रकृति है, ये प्रबल, वो अभी अपन देखते हैं। तो पीएच स्केल में मान के तन एक बार पावर ऑफ हाइड्रोजन, पी का मतलब होता है फूफांस जर्मनी भाषा में, जिसका अर्थ होता है शक्ति। इसके वैज्ञानिक का नाम पूछे तो सोरेनसन। और पीएच पेपर होते हैं। पीएच एक प्रकार की स्केल होती है, दो प्रकार से बनाया जा सकता है इसको, एक मिनट देखना। एक तो नॉर्मल स्केल तो यू बनती है ना, 0 से 14, और ये लाइन है इसकी, इधर दे दूं मैं अम्ल, इधर दे दूं मैं 7, यहाँ पे दे दूं मैं 7 और H प्लस OH माइनस। इसी को किसी वैज्ञानिक ने कर दिया बांका, यानी घुमाव दे दिया इसमें। है तो वही स्केल ना, ये 7, ये 0, ये 14, इधर H प्लस, इधर OH माइनस। तो भाई इसको अगर सीधे करेंगे तो वापस यही तो बनेगी। समझ आ रहा है? अगर इसको मैं घुमा दूं, जैसे मान लो मेरे पास ये एक स्केल टाइप का है, इसको मैं घुमा दूं तो इसी प्रकार का रूप ले लेगा ये। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, गोल ही है या वो है, ठीक है। अब पीएच स्केल एक बार बनाते हैं, नॉर्मली बना रहा हूं मैं अभी तो, है ना। जैसे ये अपने पास है 14, 0, 7। ये तो आपको पता है कि पीएच स्केल में मान कितना होता है, 0 से 14। इधर प्रकृति होती है अम्लीय, अम्लीय प्रकृति, इधर ले लो क्षारीय प्रकृति, ठीक। 7 पे भी तो कुछ होगा उदासीन, और ये जो उदासीन होगा इसका रंग होगा बैंगनी। मैंने कहा था विभिन्न रंग भी होते हैं उसमें, जो मान दिया होता है ना, जैसे ये पीएच स्केल है, दिखाऊंगा कभी लाके आपको। तो इसमें जैसे ये यहाँ पे बैंगनी है या हरा है, तो अलग अलग रंग के हिसाब से ये बांटा हुआ है ना। मैं वैसे ही बनाता इसको, लेकिन अब आप इस पे लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। 7 से अगर आप 0 की तरफ जाओगे, अब मैंने कहा 0 से लेकर 7 तक, एक्चुअली किताब में 7 लिखा हुआ है, पर मैं इसको खंड करता हूं इसका कि 6.9 तक अम्लीय होगा। जब अपने कह दिया भाई 7 पे उदासीन है, क्या है 7 पे उदासीन, मान लो किसी अम्ल है, उसका मैंने कह दिया कि भाई 7 है इसका पीएच मान, तो उसे अम्ल दोगे, क्षार दोगे। बहुत सी किताबों में लिखा है कि अम्ल का मान होता है 0 से लेकर 7 तक, और क्षार का मान होता है 7 से लेकर 14 तक। मैंने कहा 7 ही आ गया, तो क्या दोगे आप उसे, उदासीन देंगे। तो अम्ल का मान कहां तक रहेगा, अम्ल का मान होता है 0 से लेके 6.9, और क्षार का मान होता है 7.1 से लेके 14, और उदासीन होता है
उदासीन वो होता है 7 पर। कितने पे? 7 पर। ये चीज कंफर्म याद रखना आपको कि हमेशा 6.9 ही याद रखना, 7 पे तो उदासीन हो जाएगा ना। अब एक चीज मेरी इस पे सुना आप, चलो वापिस भी बना देते हैं ना इसको। आपको पता है कि 0 से लेके 6.9 तक अम्लीय प्रकृति है। क्या है? अम्लीय प्रकृति। यहाँ पे मैं बना दूं 14, यहाँ बना दूं 0, यहाँ बना दिया 7। इधर से चलेंगे तो गिनती हो रही 7 बढ़ रही है, लेकिन मैंने कहा इधर है अम्ल, इधर है 7। ठीक है, तो आपको ये बताना है, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि क्वेश्चन है ए 5.1, बी 4.1, सी 4.9 और डी 4.2। निम्न में से किसकी सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति है या किसका सबसे कम पीएच मान है? वो तो आप देख लो कि पीएच मान 4.1 है तो कम है। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है इसमें। क्वेश्चन आया 5.1, 4.1, 4.9 और 4.2। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से सर्वाधिक पीएच वाला मान है, यानी अम्लीय प्रकृति किसकी ज्यादा होगी। आपको पता है अगर 5.1 देखें, जैसे मैं लिखूं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 5.1 लिखो तो 5.1 यहाँ आएगा, 4.1 यहाँ आएगा, 4.2 यहाँ आएगा, 4.9 यहाँ आएगा। तो सबसे इधर वाला मान कौन सा है? 4.1। यानी क्या हो गया कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो गई? ये। इस चीज को समझने के लिए एक ट्रिक के रूप में आप समझ लेना, कोई दिल पे मत लेना इसको, है ना। और क्वेश्चन दूसरा, चलो मैं 7 ही बता दूं। क्वेश्चन 7.1 और 7.2, 7.9 और 14। निम्न में से सर्वाधिक सारी प्रकृति वाला कौन सा है? तो सारी प्रकृति सबसे ज्यादा इसकी होगी। ये मत कर देना कि अपन इधर बढ़ रहे थे तो इसको भी बढ़ाते हैं। अब वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि किसकी ज्यादा होगी। जैसे मान लो ये अपना घर है, क्या है? अपना घर। ये भी अपना घर। अपना घर का मतलब ये अमल का घर, ये सार का घर, और ये ठाकुर साहब का घर, जो ठाकुर साहब है ना, करण अर्जुन वाले, वो। अगर घर से हवेली की तरफ या ठाकुर साहब के या दूसरों के घर की तरफ अपन जाते हैं तो कहते हैं ना औकात को जेब में लेके चलते हैं, यानी अपनी जो रेपुटेशन होती है या जो अपनी औकात होती है ना उससे थोड़ी डाउन करके चलते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि 0 से लेके 6.9 की तरफ चलोगे तो क्या हो रही थी? औकात कम, यानी अम्लीय मान क्या हो रहा है? अम्लीय मान कम हो रहा है। भाई अपने घर से दूसरे के घर जा रहे तो औकात डाउन होगी, लेकिन मैंने कह दिया कि दूसरों के घर से यानी हवेली से वापिस अपने घर आ रहे तो रास्ते में आता थे ठाकुर तो गए हो, यानी औकात क्या हो गई? बड़ी हो गई, यानी अम्लीय मान ज्यादा। अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। एक चीज समझ लिया आपने कि 0 से अगर मैं कहूं 7 की तरफ या 14 की तरफ चलना तो अम्लीय प्रकृति क्या होगी? डाउन। खुद के घर से दूसरे के घर जाएंगे तो औकात कम ही होगी, लेकिन मैंने कह दिया कि दूसरे के घर से वापस अपने घर आना है तो औकात क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने अब कह दिया कि मान लो आपके पास 3 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन है, मान लो कि 1, 4, 5 और 1.1। निम्न में से किसकी सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति है? तो आपको पता है कि दूसरों के घर से अपने घर चलने पे औकात बढ़ती है, यानी अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। तो सबसे इधर कौन है? 1। किसका मान बढ़ गया? इसका। मैंने कह दिया सबसे कम अम्लीय प्रकृति कौन है? इधर औकात बढ़ रही है। मैंने कहा कि इधर से अगर अपन चलेंगे 1 यहाँ पे, 1.1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे आ जाएगा लगभग। तो इस तरफ से तो अपन ठाकुर के घर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे कम प्रकृति किसकी हो जाएगी? 5 की, सबसे ज्यादा 1 की। ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी ये ट्रिक, और नहीं पे आई तो एक बार कमेंट कर देना। अब वापस सार पे आते हैं। 14, खुद सार का घर कौन है? 14। तो सार के घर से वापस ठाकुर के घर जाएंगे तो क्या होगी? मान में कमी, यानी औकात कम करेंगे, यानी सारीय मान क्या हो जाएगा? कम। मैं लिख सकता हूं सारीय प्रकृति कम। लेकिन मैंने कहा ठाकुर के घर से वापस अपने घर जाना है सार्थक को, तो ये कहेगा हट, औकात अब तो मेरे जैसा कोई नहीं। समझ आ गई? यहाँ पे हो जाएगा उदासीन 7 पे। एक बार वापस बता देता हूँ, 0 से 7 की तरफ चलने पे अम्लीय प्रकृति क्या होगी? घटेगी, लेकिन 7 से 0 की तरफ आने पे अम्लीयता बढ़ेगी। पीएच मान बता रहा हूँ 0 से 7 तक, है ना।
और इधर कर दो 7 से लेके 14 तक चलने पे, 7 पे नहीं, 7 से लेके यानी 7.1 7.2 से लेके 14 तक चलने पे सारी प्रकृति बढ़ेगी, लेकिन 14 से 7 तक आओगे तो सारी प्रकृति घटेगी। ये चीज समझ आ गई दोनों को। हमेशा ये बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि इधर जा रहे अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है तो इधर आने पे सारी प्रकृति भी बढ़ेगी, लेकिन मैंने एक चीज बता दी आपको, ये दोनों के घर है, ये अम्ल का घर, ये सार का घर। अपने घर से दूसरे के घर जाएंगे तो औकात डाउन, यानी दोनों की प्रकृति कम। अगर अम्ल जा रहा है तो भी कम, सार जा रहा है तो भी कम, दोनों अपने घर जा रहे हैं वापिस औकात बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हो गई अम्ल और इसकी सारी प्रकृति की। आप समझ लोगे इसे, पीएच स्केल बना लेना अच्छे से। अगर पीएच स्केल आए तो इसको बना के 1 2 3 14 तक क्या डाल दो, नाम डाल दो। सोरेनसन इस किताब में 7 पे उदासीन रंग बैंगनी है। 0 से 7 की तरफ चलने पे अम्लीयता मान घटेगा, 7 से 0 की तरफ आने पे अम्लीयता बढ़ेगा, 7 से 14 की तरफ जाने पे क्षारीयता बढ़ेगी, 14 से 7 की तरफ आने पे क्षारीयता घटेगी। नोट डाउन कर लो इसको, देख लिया इसको। साइड में आप लिख लेना पहले कि 0 से 6.9 अम्लीय, 7.1 से 14 क्षारीय, और पिक से 7 पे क्या हो जाएगा, उदासीन। क्या हो जाएगा भाई, उदासीन प्रकृति। ठीक है, ये हो गया। अब अपने एक 2 टॉपिक और बचते हैं इस पाठ के। एक तो है कि दैनिक जीवन में अम्ल सार का उपयोग, अम्लों का उपयोग करते हैं, जैसे अपने दंत से हो गया, अम्लीय वर्षा हो गई, अपने शरीर का पीएच प्रास हो गया 7 से 7.1, 5.6 से कम होने पे अम्लीय वर्षा। ये जो भी है अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।